हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आपको लेसन करवा रही थी राइटिंग एंड सिटी लाइफ। उसमें नेक्स्ट हम आए हैं द सील्स एंड अर्बन आर्टिफैक्ट, यानी कि मोहर के बारे में हम पढ़ेंगे। इन इंडिया अर्ली स्टोन सील्स वर स्टैम्पर्ड कि जो भारत में था ना, प्राचीन काल में पत्थर की मोहरें होती थी। इन इंडिया अर्ली स्टोन सील्स वर स्टैम्पर्ड, तो पत्थर की मोहर होती थी प्राचीन भारत में। इन मेसोपोटामिया until the end of the first millions BCE, cylindrical stone seal passed down the center were fitted with a stick and rolled over wet clay so that a continuous picture was created। जिन पर जो चिन्ह बताए गए हैं वो अंकित किए होते थे, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि पत्थर की मोहर होती थी और उन पर है ना कुछ चिन्ह अंकित होते थे उन सील्स के ऊपर, कुछ ना कुछ, जैसे किसी पशु का हो गया या कुछ और लिखा उन्होंने अपनी लिपि में, तो वो चीज़ें इसके ऊपर होती थी। लेकिन मेसोपोटामिया में पहली शताब्दी के अंत तक पत्थर की बेलनाकार मोहरें थीं जो बीच में आर पार छिदी हुई थी, यानी कि उनके बीच में छेद थे। एक तिल्ली लगाकर गिल्ली मिट्टी के ऊपर घुमाई जाती थी। इस प्रकार उनसे लगातार चित्र बनता जाता था। दे वर कर्व्ड बाय वेरी स्किल्ड क्राफ्टमैन। ये जो सील्स हैं उनके ऊपर लिखा जाता था, ये बहुत कुशल कारीगरों के द्वारा उकेरी जाती थी। एंड समटाइम्स कैरी राइटिंग द नेम ऑफ द ओनर, हिज गॉड, हिज ऑफिशियल पोजीशन। कभी कभी उनमें ऐसे लेख होते थे जैसे मालिक का नाम लिख दिया उसके ऊपर, जो सेल्स है उसके ऊपर मालिक का नाम, उसके ऊपर इष्ट देव का नाम, उसकी पदीय स्थिति की, उसका पोजीशन कौन सी है। तो इस तरह से एक सील के ऊपर वो सारी बातें लिखी जाती थी। तो ये चीज़ें इसमें की गई थी। तो इसमें जो हमें सील मिली है इंडिया के अंदर, वो पत्थर की बनी हुई मिली है, और उस पत्थर की सील में जो कारीगर थे काफ़ी कुशल थे, वो इसके ऊपर विभिन्न तरह की बातें लिख देते थे, जिसमें किसी मालिक का नाम हो गया, उसका इष्ट देव यानी कि वो किस देवता की पूजा करता है उसका लिख दिया। कोई शिव जी भगवान को मानता है जैसे, ठीक है, कोई इंद्र भगवान को मानता है, कोई हनुमान को, तो इस तरह से वो साथ में अपने इष्ट देव का नाम भी उसके ऊपर उकेर देते थे। एंड उसकी पदीय स्थिति, पदीय स्थिति में क्या होता है कि वो किस पद पर है, समाज में कौन सा स्थान है उसका। तो इस तरह से ये चीज़ें होती थी। ए सील कुड बी रोल्ड ऑन क्ले कवरिंग द स्ट्रिंग नोट ऑफ ए क्लॉथ पैकेज और द माउथ ऑफ ए पोट कीपिंग द कंटेंट सेफ। किसी कपड़े की गठड़ी या फिर बर्तन के मुंह को चिकनी मिट्टी से लीप पोत कर उस पर मोहर घुमाई जाती थी, जिससे उसमें अंकित लिखावट मिट्टी की सतह पर छप जाती थी। जैसे ये एग्जांपल मैंने पहले भी आपको दिया है कि सील्स और सीलिंग्स लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन में था कि एक बोरी ले ली, उसमें वो सामान डाला, उसके ऊपर मिट्टी का लेप लगा दिया, मिट्टी के लेप को लगाने के पश्चात उसके ऊपर मोहर लगा दी गई। अगर वो मोहर ऐसी की ऐसी एज इट इज़ है, किसी ने उसको उठाया तो समझ जाते थे कि सामान पर किसी प्रकार का कोई वो नहीं है, सुरक्षित है सामान। तो वो इसलिए किया जाता था। When rolled on a letter written on a clay table, it became a mark of authenticity. So the seal was the mark of a city dweller's role in public life। तो मिट्टी की इस बनी पट्टिका पर लिखे पत्थर पर मोहर को घुमाया जाता था, और मोहर उस पत्थर की प्रमाणिकता की प्रतीक बन जाती थी कि मोहर लगी हुई है इसके ऊपर, तो वो प्रमाणिकता उसकी मानी जाती थी। तो इस प्रकार मुद्रा सार्वजनिक जीवन में नगरवासी को
नगरवासी की भूमिका को दर्शाती हैं। ये देखो कुछ सील्स यहाँ पर दी गई हैं। इनको कुछ पिक्चर में ये दिखाई गई हैं सील्स। ये देख लीजिए, इनके ऊपर जानवरों की हैं, कुछ सिलेंड्रिकल शेप में हैं। तो इस तरह से ये जो कुशल कारीगर थे वो बनाते थे और इनके ऊपर उनके मालिक का नाम, उनके इष्ट देव का नाम, उनकी जो पोजीशन थी उस पद के बारे में वो लिखते थे। अब हम नेक्स्ट कर रहे हैं इसमें लाइफ इन द सिटी, यानी कि शहर में कैसा जीवन था, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। व्हेन व्हाट वी हैव सीन इज दैट ए रूलिंग elite had emerged, a small section of society had a major share of the wealth। कि कुछ जो ऊपर के हमने अभी पढ़ा था उसके विवरण से पता लगता है कि जो नगरों की सामाजिक व्यवस्था थी उस व्यवस्था में एक उच्च वर्ग का उद्भव हो चुका था। एक उच्च वर्ग का उद्भव हो चुका था जिसमें क्या था कि धन दौलत का ज़्यादातर हिस्सा समाज के एक छोटे वर्ग में केंद्रित था। नथिंग मेक्स दिस फैक्ट एज क्लियर एज द एनमोर्स रिचेस ज्वेलरी, गोल्ड वेसल्स, वुडन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इनलैंड with wahil, seals and lapis lazuli, ceremonial daggers of gold। तो इनमें है ना ये इंस्ट्रूमेंट वगैरह थे, कुछ म्यूजिकल के, ज्वेलरी थी, गोल्ड थी, वेसल था, लोग। तो ये सारी की सारी चीज़ें इसमें शामिल थी। बोर्ड विद सम किंग्स एंड क्वींस एट कोर बट व्हाट ऑफ द ऑर्डिनरी पीपल। कि सारी जो चीज़ें मिली हैं वो किसी राजा या रानी के समाधान के पास मिली हैं, यानी कि जब कोई राजा या रानी मर जाते थे तो उनके पास इन सब चीज़ों को दफनाया जाता था। तो ये चीज़ें उनके पास से मिली हैं। तो यानी कि इस बात की पुष्टि किससे होती है कि बहुमूल्य चीज़ें जैसे कि आभूषण हो गए, ऑर्नामेंट दे रखा है इन्होंने, ज्वेलरी, गोल्ड हो गया यानी कि सोने की चीज़ें थी, और सफ़ेद सीपियाँ थी, लाजवर्द मणि जिसको लैपिस लाउजली बोलते हैं, वो चीज़ें, कुछ लकड़ी के बने वाद्य यंत्र थे, सोने के सजावटी खंजर आदि थे। विशाल मात्रा में जो उर के राजा और रानी थे उनकी कब्रों या समाधियों के पास दफनाई हुई मिली है। लेकिन आम आदमी की स्थिति क्या थी कि ये तो राजा रानी के पास मिली हैं चीज़ें, तो एक आम व्यक्ति की इसमें क्या स्थिति थी वो है। वी नो फ्रॉम द लीगल टेक्स्ट डिस्प्यूट्स इनहेरिटेंस मैटर्स that in Mesopotamian society the nuclear family was the norm, although a married son and his family often resides with his parents। जो कानूनी दस्तावेज़ वगैरह हैं, लीगल टेक्स्ट है, उसमें डिस्प्यूट्स यानी कि जो विवाद है, और इनहेरिटेंस मैटर यानी कि उत्तराधिकार, जैसे पिता के पश्चात जो पुत्र को संपत्ति मिलती है तो वो उसका उत्तराधिकार होता है उसमें। तो इस तरह के कुछ मैटर्स थे दैट इन मेसोपोटामिया सोसाइटी, मेसोपोटामिया की सोसाइटी के उसमें। तो इन सब बातों से पता चलता है कि एकल परिवार था। तो यहाँ से अब उसकी एक सामाजिक स्थिति का भी पता लग रहा है कि किस तरह से था वो समाज में। तो एक न्यूक्लियर फैमिली थी, और एक ही नंबर का एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि फैमिली कैसी थी उनकी, तो ये न्यूक्लियर थी। वॉज द नॉर्म, although a married son and his family often resides with his parents।
कि कई बार माना जाता है कि एकल परिवार को ही आदर्श माना जाता था, लेकिन एक शादीशुदा जो बेटा था, एक मैरिड था, और उसका परिवार अक्सर अपने माता पिता के साथ ही रहा करते थे। द फादर वॉज द हेड ऑफ द फैमिली, और पिता परिवार का मुखिया होता था, यानी कि मेन कौन था, वो पिता होता था। वी नो ए लिटल अबाउट द प्रोसीडर्स फॉर मैरिज, विवाह की प्रक्रिया के बारे में भी मेसोपोटामिया में हमें जानकारी मिली कि किस तरह से विवाह यहाँ पर होते थे। ए डिक्लेरेशन वॉज मेड अबाउट द विलगेंस टू मैरी द ब्राइड पेरेंट्स गिविंग देयर कंसेंट टू द मैरिज, कि विवाह करने की इच्छा के बारे में भी घोषणा की जाती थी, और जो लड़की के माता पिता होते थे उसके विवाह के लिए सहमति देते थे। देन ए गिफ्ट वॉज गिवन बाय द ग्रूम पीपल टू द ब्राइड्स पीपल, ग्रूम मीन्स होता है जो दूल्हा परिवार से लोग हैं, कि उसके पश्चात जो दूल्हा पक्ष के लोग होते थे वधू को कुछ उपहार वो देते थे। तो यानी कि मेसोपोटामिया में क्या था, एकल परिवार था, न्यूक्लियर फैमिली थी, ठीक है। जो शादीशुदा बेटा था वो अपने माता पिता के साथ रहता था। विवाह की भी कुछ क्रियाएं थी, यानी कि विवाह से संबंधित घोषणा की जाती थी, लड़का लड़की एक दूसरे को अपनी सहमति जताते थे। फिर सहमति के पश्चात जो वर पक्ष वाले हैं वधु पक्ष वालों को कुछ उपहार देते थे। व्हेन द वेडिंग टुक प्लेस, जहाँ पर शादी होती थी, ठीक है, गिफ्ट वर एक्सचेंजेस बाय बोथ पार्टीज, कि एक दूसरे को गिफ्ट का लेन देन उनका चलता था, वर पक्ष वाले वधु पक्ष को, वधु पक्ष वाले वर पक्ष को। हु ईट टुगेदर एंड मेड ऑफरिंग इन ए टेम्पल, वे एक साथ बैठकर भोजन करते थे और फिर मंदिर में जाकर वो भेंट चढ़ाते थे। When her mother-in-law came to fetch her, जो नववधु है, फेस्ट यहाँ पर नववधु के लिए प्रयुक्त किया है कि जो नई वधु है उसको लेने उसकी सास आती थी। द ब्राइड वॉज गिवन हर शेयर ऑफ द इनहेरिटेंस बाय द फादर, और जो वधु होती थी वो उसके पिता के द्वारा दिया गया हिस्सा अपनी जो उसका हिस्सा था वो दे दिया जाता था। द फादर हाउस हार्ट्सफील्ड वॉज इनहेरिटेड बाय द सन, पिता का घर, पशुधन, खेत आदि उसके पुत्रों को मिलते थे। यानी कि जो मेसोपोटामिया में था वो लगभग हमारे जैसा ही था। जैसे हम भी लड़कियों की शादी करते हैं तो उसको कुछ एक चीज़ें उपहार स्वरूप देते हैं, लेकिन जो घर है हमारा या फिर पशु हैं, खेत हैं, तो वो लड़के के नाम ही रहते हैं, वो लड़कियों को नहीं दिया जाता। तो इसी तरह से मेसोपोटामिया में भी ऐसा था। तो ईजी सी बातें हैं ये, कि न्यूक्लियर फैमिली थी, यानी कि एकल परिवार थे, यूँ नहीं थे कि बड़े बड़े परिवार हैं, 10-15 सदस्य रहते हैं, बस ये माता पिता, उसका बेटा हो गया, उसकी शादी होगी तो वो बस इकट्ठे रह रहे हैं, बस। इससे ज़्यादा ये नहीं था कि ताऊ चाचा सब इकट्ठे रहें, ऐसी फैमिली नहीं थी। फिर ये शादी करते थे तो आपस में एक दूसरे को उपहार देते थे, ठीक है। जो लड़की को मिल जाता था सारी चीज़ें वो ये अपनी उपहार वगैरह अपनी सास को दे देती थी, लेकिन पिता के खेत धन वगैरह इनमें सब जो खेत है घर है इसमें नहीं मिलता था उनको, पशु वगैरह हैं, तो ये बेटे का ही अधिकार था। लेट अस लुक एट उर, यहाँ पर उर एक नगर के बारे में है। वन ऑफ द अर्लीस्ट सिटीज़ टू हैव एक्सवेटेड, कि आरंभिक शहरों में से खुदाई किया गया उर एक ऐसा शहर था। उर वॉज ए टाउन, उर एक नगर था। हुज ऑर्डिनरी हाउसेज वर सिस्टमेटिकली एक्सवेटेड इन 1923, इसकी जो एक सिस्टमेटिक ढंग से खुदाई की गई थी, एक्सकेवेटेड होता है खुदाई करना या उत्खनन कह सकते हो आप इसको, तो उर एक टाउन था। इसकी जो खुदाई की गई थी एक सिस्टमेटिकल ढंग से, इसके सामान्य हाउस थे। 1930 की बात है ये। नैरो वाइंडिंग स्ट्रीट्स इंडिकेट दैट व्हील्ड कार्ट्स कुड नॉट हैव रीच्ड मैनी ऑफ द हाउसेज,
कि इसकी जो गलियां थी ना काफ़ी नैरो थी। नैरो मीन्स होता है तंग गलियां, यानी कि होती है ना भीड़ी भीड़ी सी गली। तो इस तरह से इसकी गलियां थी। तो वे इंडिकेट क्या संकेत करती थी इसकी? तो ये सारी की सारी है ना जो मैं अब करवा रही हूँ आपको क्वेश्चन, वो उर टाउन के बारे में है। और पूछ लिया जाता है कि उर के बारे में कौन सी इसके फीचर्स हैं, या फिर उर के ऊपर एक नोट डाउन करें। तो इस तरह से है। तो ये संकेत करती है कि जो व्हील्ड कार्ड होती है, ये गाड़ी होती है ना पहिए वाली, जैसे काट वगैरह से की बनी होती थी पहले वो गाड़ी पहिए वाली, इसके लिए यूज किया गया ये व्हील्ड कार्ड। कुड नॉट हैव रीच्ड मैनी ऑफ द हाउसेज, कि कुछ गाड़ियाँ इतनी तंग गलियाँ थी कि घरों तक तो पहुँच ही नहीं पाती थी, यानी कि बाहर ही किसी मेन चौक के ऊपर ही खड़ी हो जाती थी। मेन गलियों के अंदर जहाँ किसी के घर तक पहुँचना वैसे पहुँच नहीं पाती थी। सेक्स ऑफ ग्रेन, सेक्स मीन्स ये यहाँ पर अनाज के बोरे हैं। एंड फायरवुड, और जो ईंधन, वुड हैव अराइव्ड ऑन डोंकी बैंक, यानी कि गधे की पीठ पर लाद कर फिर लेके जाता था अनाज के बोरे। ठीक है, ईंधन यानी कि लकड़ियाँ थी जो, उनको डोंकी बैक, गधे की पीठ के ऊपर लाद कर ले जाया जाता था, क्योंकि गलियाँ तंग थी, अंदर तक गाड़ियाँ तो जा नहीं सकती थी। नैरो वाइंडिंग स्ट्रीट्स एंड द इरेगुलर शेप ऑफ हाउस प्लॉट्स आल्सो इंडिकेट एन अब्सेंस ऑफ टाउन प्लानिंग। तो ये जो तंग गलियां हैं, अच्छा इरेगुलर शेप्स है, कोई शेप नहीं थी घर की ऐसी, तो ये इंडिकेट करती हैं कि तब तक है ना वहाँ पर टाउन प्लानिंग थी ही नहीं, यानी कि नगर नियोजन की प्लानिंग वहाँ पर नहीं थी तब तक उर में। देयर वर नो स्ट्रीट ड्रेन्स ऑफ द काइंड वी फाइंड इन कंटेम्प्रेरी मोहनजोदड़ो। देखो पहले मैंने आपको एक बात बताई थी, दोबारा फिर से बता रही हूँ कि जो हड़प्पा सभ्यता है और मेसोपोटामिया की सभ्यता, ये दोनों एक दूसरे के समकालीन हैं, यानी कि साथ साथ चली गई ये सभ्यता। मोहनजोदड़ो में ड्रेन सिस्टम था। ड्रेन होता है नालियाँ, जैसे ना घर बने थे, घरों के साथ में ही नालियाँ अटैच थी, यानी कि जो पानी वगैरह जाता था वो नालियों के थ्रू बाहर जाता था। बट यहाँ उर में ऐसा नहीं था, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता थी जो पूर्ण रूप से एक शहरी सभ्यता थी। वहाँ पर सभी चीज़ों का विकास हो चुका था बस, लेकिन मेसोपोटामिया में इतना विकास, इतना डेवलपमेंट नहीं था, यानी कि ड्रेन सिस्टम वहाँ पर नहीं था जैसा कि मोहनजोदड़ो में था। ड्रेन्स एंड क्ले पाइप्स वर इंस्टेड फाउंड इन द इनर कोर्टयार्ड ऑफ द उर हाउसेज, कि जो नालियाँ वगैरह है या फिर सिटी, ये क्ले पाइप्स, मिट्टी की बनी हुई पाइप्स, ये पाई गई हैं उधर कोर्टयार्ड यानी कि आंगन के अंदर उर के हाउसेज में। वहाँ तो मिली हैं, लेकिन इस तरह से जो अच्छी व्यवस्था मोहनजोदड़ो में थी नालियों की, वो यहाँ पर नहीं थी। एंड इट इज़ थॉट दैट हाउस रूफ्स स्लोप्ड इनवर्ड्स एंड रेन वाटर वॉज चैनल्स वाई द ड्रेन पाइप्स इनटू स्मॉक्स। तो ये नालियाँ भी है ना आंगन वगैरह में तो बनी हुई मिली हैं, लेकिन बाहर जाने के लिए पानी निकासी के लिए नहीं थी। उसका कारण क्या था कि आंगन में इन्होंने क्यों बनाई हुई थी, और इनकी जो छतों का वो थी, वो ढाल काफ़ी इस तरह से थी कि पानी उसके ऊपर रुके नहीं, और सीधा पानी वो जो नालियाँ बनाई हुई हैं मिट्टी वगैरह की इन्होंने क्ले पाइप्स, उससे सीधा पानी इकट्ठा हो जाए, स्टोर कर लेते थे उस पानी को, बस इसलिए से उन्होंने आंगन में ये नालियाँ वगैरह थोड़ा इतना सा बनाया था। The wood. This would have been a way of preventing the unpaved street from becoming excessively slushy after a downpour. और जो गलियां थी ना अनपेवर्ड यानी कि पक्की नहीं थी, ईंटों वगैरह से नहीं बनी थी, ऐसी मिट्टी की थी, और वहाँ से हमेशा बदबू आती रहती थी, तो अच्छी व्यवस्था उर में नहीं थी। Yet people seem to have swept all their household refuse into the street, कि लोग क्या करते, अपना सारा घर की साफ सफाई की जो कूड़ा करकट है वो गलियों में ही डाल देते थे। दिस मेड स्ट्रीट लेवल राइज, तो इससे क्या होगा, जब सभी घर के लोग कूड़ा करकट गलियों में डालेंगे तो क्या होगा, जो गलियां हैं वो राइज यानी कि ऊपर की ओर उठती जाएंगी। And over time the threshold of houses had also to be raised
सो दैट नंबर वुड फ्लो इनसाइड आफ्टर द रेन्स। तो घर क्या नीचे होते जाते और जो वर्षा का पानी था वो घरों में भर जाता था। लाइट केम इनटू द रूम्स नॉट फ्रॉम विंडोज बट फ्रॉम डोरवेज ओपनिंग इनटू द कोर्टयार्ड। जो प्रकाश था घरों में वो खिड़कियों के थ्रू नहीं आता था, बल्कि वो दरवाज़ों से आता था जो कोर्टयार्ड आंगन में खुलते थे। दिस वुड आल्सो हैव गिवन फैमिलीज देयर प्राइवेसी। ये शायद हो सकता है कि फैमिली की प्राइवेसी के लिए हो। देयर वर सुपरस्टिशंस अबाउट हाउसेज रिकॉर्डेड इन ओमान टेबल्स एट उर। कि ओमान में एक पट्टिका मिली है जहाँ उर है उसके वहाँ से पता लगा है। ए राइट थ्रेशोल्ड ब्रोथ वेल्थ। ए फ्रंट डोर दैट डिड नॉट ओपन टुवार्ड्स अनदर हाउस वॉज लकी। इनकी कुछ अपनी मान्यताएं थी मेसोपोटामिया में। जो ये उर नगर है उस उर नगर के लोगों की, तो ये कहते थे कि जैसे दो घर आमने सामने होते हैं ना, उन दोनों घरों के दरवाजे एक दूसरे के सामने नहीं होने चाहिए। अगर एक दूसरे के सामने होते हैं तो वो घर अच्छा नहीं होता, अगर नहीं है तो वो लक्की है। बट इफ़ द मेन वुडन डोर ऑफ ए हाउस ओपन आउटवर्ड इंस्टेड ऑफ इनवर्ड्स। करे जो लकड़ी का बना दरवाज़ा था वो अंदर की तरफ नहीं खुलना चाहिए, यूँ वो बाहर की तरफ होना चाहिए। द वाइफ वुड बी ए टोरमेंट टू हर हस्बैंड। अगर ऐसा नहीं होगा तो उसका अपनी वाइफ के साथ हमेशा झगड़ा होता रहेगा। देयर वॉज ए टाउन cemetery एट उर इन विच द ग्रेव्स ऑफ रॉयल्टी एंड commoners have been found, but a few individuals were found buried under the floors of ordinary house। ये सीमेंट्री कुछ उर में मिली हैं। ग्रेव्स कवरें होती हैं, रॉयल्टी यानी कि जो शाही लोग थे उनकी, कुछ कॉमन लोग उनकी मिली हैं यहाँ पर। तो एक फ्यू इंडिविजुअल था, अच्छा, बुरिड अंडर द फ्लोर्स ऑफ ऑर्डिनरी हाउस, जो सामान्य हाउस हैं उनमें मिला है। तो ये पिक्चर्स एक आपको दिखाई गई है। ये रेजिडेंशियल एरिया यहाँ यानी कि जहाँ पर लोग बसते थे उसके बारे में है। अच्छा, एक ये पॉइंट नोट कर लो आप। ए स्मप इज ए कवर्ड बेसिन इन द ग्राउंड इनटू विच वाटर एंड सीवेज फ्लो। स्मप मीन्स होता है होज, कि एक होज होता था उसके अंदर ये पानी वगैरह और सारा जो गंदा पानी वो जाता था, तो उसको स्मप बोलते थे। ओके, यहाँ तक आप अच्छे से रीड करें बिल्कुल लेसन को, तभी आपको अच्छे से क्लियर होगा। क्लास में मैंने सारा लेसन आपको ये करवा रखा है, लाइन भी नोट करवा रखी हैं, तो इसको अच्छे से पढ़ें या पूरा का पूरा पैसेज पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि उर नगर कैसा था। तो उर नगर में शहरी यानी कि नगर प्लानिंग इतनी नहीं थी, उनकी कुछ एक सोच यूँ पीछे थी। नालियों वगैरह का भी व्यवस्था नहीं थी। प्रकाश खिड़कियों से न आने की अपेक्षा कोर्टयार्ड में जो डोर खुलते थे उनसे आता था। ठीक है, छत इस तरह से बनाई हुई गई थी कि बारिश का सारा पानी अच्छी तरह से बह जाए, छत पर ना अटके, और फिर उस पानी को वो कुछ मिट्टी की नालियाँ वगैरह आंगन में बनाई थी वहाँ इकट्ठा कर लेते थे। गलियाँ काफ़ी यहाँ की तंग थी, अंदर तक गाड़ियाँ नहीं पहुँच पाती थी। डोंकी के ऊपर लाद कर फिर सामान को अंदर ले जाया जाता था। ठीक है, कुछ मान्यताएं थी कि दो घर हैं आपस में आमने सामने, तो उनके दरवाजे आप एक दूसरे के आमने सामने नहीं होने चाहिए। अगर आमने सामने हैं तो फिर लड़ाइयाँ होती हैं ज़्यादा वहाँ पे। दूसरा क्या रीज़न बताया था इन्होंने कि जो लकड़ी का दरवाज़ा लगा हुआ है वो अंदर की तरफ ना खुलकर बाहर की तरफ होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो बीवी के साथ झगड़ा होता है। तो इस तरह की कुछ बातें ये उर नगर के बारे में थी। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इसकी रिवीजन करें अच्छे से।